वेल फ्रेंड्स, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया। एपिसोड नंबर 1135। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें गोवा किंगडम के माउंट क्लोवो का 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां लूफी एक बहुत बड़े पत्थर को गम गम जाइंट एक्स मूव से टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके पीछे ही एक बाघ और एक मगरमच्छ उसे डर कर देख रहे होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लूफी ने पहले ही इन दोनों को ढो डाला है। लूफी उन दोनों से कहता भी है, क्यों है ना ये बिल्कुल कमाल का। इस मूव से तो मैं किसी को भी धूल चढ़ा सकता हूँ, यहाँ तक कि एस भी मेरे सामने अब टिक नहीं पाएगा। कुमा भी उसे छुप कर देख रहा होता है। तभी उसे ड्रैगन की एक बात याद आती है, जब उसने ड्रैगन से कहा था, तुम हमेशा ही इस कंट्री की ओर देखते रहते हो, वो भी एक पार्टिकुलर लड़के को। क्या बात है। तब ड्रैगन कहता है, तुम तो मुझे मार ही डालोगे अपने ऐसे ऐसे सवालों से। तुम्हें तो पता ही होगा कि माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बच्चे ही होते हैं। जो सुनने के बाद तो कुमा भी हैरान हो जाता है और उसे माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर फिर से सीन शिफ्ट होकर लूफी पर आता है, जो कि अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर ही रहा होता है। उसके मूव्स को देखकर वो दोनों जानवर इतनी ज्यादा डरे हुए थे कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। लूफी उन दोनों से कहता भी है कि मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते एक दिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और अपने क्रू को इकट्ठा करके समुद्र की सैर पर निकलूंगा। और अगर किसी दिन मेरे एक क्रूमेट को किसी ने किडनैप कर लिया, तब मैं उसे अपने इस मूव से बचा लूंगा। उन दोनों जानवरों की इतनी फटी हुई थी कि जिन्हें देखकर लूफी भी कहता है, तुम घबराओ मत, वैसे भी मैं कमजोरों को अपना नाश्ता नहीं बनाता। उसी बीच कुमा का स्नेल बजने लगता है और इधर लूफी को भी एहसास हो जाता है कि कोई तो वहाँ है जिसका प्रेजेंस उसे बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। वो उसे इधर उधर ढूंढता भी है, पर उसे कहीं कोई नहीं मिलता। लास्ट में उसे लगता है कि ये शायद माउंटेन बीस्ट की प्रेजेंस होगी, तो वो उससे भिड़ने आगे बढ़ जाता है और पूरे केव को ही चूर चूर कर देता है। इधर हम कुमा को देखते हैं, जिसे ऑर्डर मिलता है कि पायरेट्स ने मर्चेंट के शिप पर हमला कर दिया है, तो उसे मर्चेंट्स को बचाना है और सारे पायरेट्स को मार गिराना है। जिसके बाद वो सीधा मर्चेंट्स की शिप पर पहुंच जाता है, जहां मर्चेंट उसे बताते हैं कि पायरेट हमारे सारे कार्गो को लेकर यहाँ से चले गए हैं। वहाँ एक घायल व्यक्ति भी होता है, जिसे देखकर कुमा कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तभी स्नेल से आवाज आती है, तुम वहाँ कर क्या रहे हो कुमा? लगता है तुम अपने मिशन से भटक गए हो, जल्दी से जल्दी जाकर पायरेट्स को मार डालो। जिसके बाद कुमा उन सभी को सेफ्टी में रहने को कहकर पायरेट्स के शिप के पास पहुंच जाता है। पायरेट्स तो कुमा को देखकर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि खुद को सरेंडर करके सारा सामान वापस करने लग जाते हैं। फिर कुमा चांद की ओर देखकर अपनी बेटी को याद करता है। जिसके बाद एक नया सवेरा होता है और हमेशा की तरह कुमा अपनी बेटी को खत लिख रहा होता है कि दुनिया की खूबसूरती को ऐसे ही किसी इंसाइक्लोपीडिया में लिखा नहीं जा सकता। मैं तो अपनी आंखों से तुम्हारी चेहरे की उस खुशी को देखना चाहता हूँ, जब हम दोनों साथ मिलकर उस दुनिया की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सॉर्बेट किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोनी लेटर बॉक्स में कुमा के द्वारा लिखे गए लेटर्स को ढूंढ रही होती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है, जिसके कारण वो उदास हो जाती है। तभी वहाँ कोनी आ जाती है और उसे कहते हैं कि तुम उदास मत हो सकता है कुमा अभी बिजी होगा, तो तुम अभी पेशेंस रखो, जल्दी ही कुमा तुम्हें खत जरूर लिखेगा। चर्च के बाहर हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर के साथ साथ एक लेटर भी आया हुआ होता है, जिसे वही गवर्नमेंट के एजेंट, जिसका नाम एल्फा है, वो न्यूज़पेपर को उन सभी को दे देने को कहती है और खुद ही अपने पास लेटर को रख लेती है। वो लेटर में डियर बोनी पढ़ते ही उस लेटर को फाड़ देती है, पर इधर बोनी लेटर का इंतजार करते करते इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो अपनी डेविल फ्रूट पावर का यूज करके एक बड़ी मस्कुलर लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और पास में खेल रहे दो बंदों के साथ कुश्ती लड़ने लग जाती है। तभी वहाँ गवर्नमेंट की एजेंट अल्फा आ जाती है, जिसे देखते ही क्वीन कोनी बोनी को नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म होने को कहती है, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। अल्फा बोनी को उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लेती है। उसे समझ नहीं आता कि ये उसके आंखों का धोखा है या कुछ और है। वो बिना ज्यादा कुछ सोचे बोनी को उसकी मेडिसिन देने लग जाती है। इधर वो दोनों बंदे क्वीन कोनी से पूछ रहे होते हैं कि आखिर क्यों उन सभी को बोनी की एबिलिटी को छुपा कर रखनी पड़ रही है, जिस पर कोनी बताती है कि हमें अभी सिर्फ सेफ खेलना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक भेड़िया अपनी पंजों को छुपा कर रखता है। इधर बोनी को तो वो दवाई इतनी ज्यादा कड़वी लग रही थी कि वो अपना मुंह ही बना लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वेगापंक के लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेगापंक ने लगभग सारा प्रिपरेशन कर लिया था अपने पूरे लैब को बादलों में ले जाने का। उसने तो अपने खुद के ब्रेन तक की सर्जरी कर ली थी, जिससे कि उसे थोड़ा अब रिलैक्स महसूस हो रहा था। वो उन सारी बातों को स्टूसी को बता रहा होता है। जब स्टूसी कुमा से मिलती है, तब वो उसे कहते हैं कि तुमने तो ठान ही लिया है कि तुम अपने फ्री विल को खो दोगे, तो चलो तुम मुझे ये बताओ, एक इंसान बिना फ्री विल के या एक क्लोन फ्री विल के साथ, इन दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है? तभी वेगापंक उसे चुप रहने को कहता है और साथ ही उसे कहता है कि तुम भी एक इंसान ही हो, तो तुम ही मुझे ये बताओ कि फ्री विल को लूज करना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपने फ्री विल को खोने की, पर क्या तुम्हें ऑर्डर मिले कि तुम्हें एक छोटे से बच्चे को मारना है, तो क्या तुम उसे मार दोगी? नहीं ना। इधर कुमा का चेकअप कंप्लीट हो जाता है और स्टूसी उससे पूछती भी है कि तुम अभी अच्छा फील कर तो रहे हो ना? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इस टर्म को कैसे एग्री कर सकते हो। खुद के ही फ्री विल को तुम जानबूझकर खो रहे हो, जबकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हें हिफाजत करनी है। तभी वेगापंक कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे फ्री विल को कम्प्लीटली इरेज नहीं करूंगा जब तक ये एक्सपेरिमेंट पूरा ना हो जाए, इसलिए तुम्हारे पास 1 साल का समय है।
जिसके बाद कुमा फिर से अपनी बेटी को खत लिखने लग जाता है, जो देखकर तो इन दोनों को भी अच्छा लग रहा होता है। साथ ही कुमा उन सभी को ये भी बताता है कि उसकी बेटी अब 9 साल की होने वाली है, तो वो उसे लेटर में ही उसके 9th बर्थडे को विश कर रहा है। इधर हम बोनी को देखते हैं, जो कि अपने 9th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही होती है। सभी लोग उसके लिए एक बहुत बड़ा पिज्जा लेकर आए हुए होते हैं, जिसके बाद वो सारे लोग पूरे दिन एंजॉय करते हैं। पर रात में जब बोनी लेटर बॉक्स में लेटर को ढूंढती है तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि कुमा ने कहा था कि वो उसके 9th बर्थडे पर जरूर उसे खत लिखेगा। इसके बाद हमें रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ड्रैगन को पता चलता है कि कुमा ने फिर से उसके लोगों की मदद की है, पर वो बिना एक शब्द बोले वहाँ से चला गया। तब ड्रैगन अपने आदमियों से कहता है कि उसका पीछा मत करना, हो सकता है वो ऐसा किसी प्रेशर में आकर कर रहा हो जिस बात को वो हमसे शेयर नहीं कर सकता। इधर हम बोनी को देखते हैं, जो कि कम्प्लीटली हील हो चुकी है। वो बाहर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ एजेंट अल्फा आ जाती है, जो उसे रोक लेती है और कहती है हमें कहा गया है कि हम तुम्हें तुम्हारे 10th बर्थडे पर ही बाहर जाने दें। जिस पर बोनी चिढ़ते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वेगापंक ने मुझसे खुद कहा था कि 1 साल बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, जिसके बाद मैं दूसरों की तरह बाहर घूमने जा सकती हूँ। अल्फा के जाने के बाद कोनी उन सभी को बताती है कि ये कोई नर्स नहीं बल्कि गवर्नमेंट की एजेंट है। ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वो उन सभी से ये भी कहती है कि वो लोग अभी टाउन में दारू पीने गए हैं, तो यही अच्छा होगा कि हम चुपके से बोनी को यहाँ से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये तो हमें भी नहीं पता कि आखिर गवर्नमेंट के एजेंट यहाँ कर क्या रहे हैं। और तुम सबको ये अजीब नहीं लग रहा कि कुमा का अभी तक एक भी खत हमारे पास नहीं पहुँचा है? जरूर इसके पीछे कोई तो कारण है। मैंने तो ये तक उनके मुँह से सुना है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, और ये तो गलत बात है कि किसी हेल्थी पर्सन को बेवजह ही 6 महीने तक कैद रखा जाए। इसलिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम बस बंदरगाह की ओर जाओ, वहाँ तुम्हारा शिप रेडी है। जाओ बोनी, समुद्र में तुम्हें तुम्हारे फादर मिल ही जाएंगे। बोनी भी उन सभी की बात मानते हुए वहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाती है। वो एक गुड़िया में ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल क्वीन कोनी की तरह लग रही होती है। जिसके बाद वो अपना सामान लेकर एजेंट अल्फा के बगल से निकल जाती है, जिसकी भनक तो एजेंट अल्फा तक को नहीं होती। बोनी अब बाहर निकल चुकी है। वो पहली बार अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखती है, जहाँ उसे सूर्य की किरणें और धूल मिट्टी बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिसके बाद वो सीधा अपने शिप के पास पहुंच जाती है। वहाँ वही दोनों बंदे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो बोनी से कहते भी हैं कि हमने तुम्हारे फेवरेट पिज्जा थीम पर ही शिप को बनाया है, जो देखते ही बोनी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इधर अल्फा को भी पता चल चुका था कि बोनी वहाँ से भाग चुकी है, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से बंदरगाह की ओर जाने लगती है। बोनी उसे देखते ही कांपने लग जाती है और मन में ही सोचती है अगर मैं यहाँ पकड़ी गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो दोनों बंदे भी शिप को जल्दी से जल्दी एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उसे अपने डैड के साथ बिताए पलों की याद आती है, जहाँ कुमा ने उससे कहा था कि नीका बिल्कुल रबर की तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है। फिर क्या, वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक बड़ी लड़की में ट्रांसफॉर्म होती है और अपने शिप से जंप करते ही बिल्कुल लूफी की तरह अपने हाथ को एक जाइंट हाथ में कन्वर्ट कर लेती है। जिसके बाद वो अल्फा को एक जोरदार पंच लगाती है, जिससे कि अल्फा का खेल वहीं खत्म हो जाता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। पिछले सवाल का सही जवाब है मीरा मीरा नोमी, और उसे दिया है सुशांत ठाकुर भाई ने। तो बिग शाउट आउट टू यू भाई। लो भाई, आज तुम आ ही गए। और इस वीडियो का सवाल है, तो बताओ आखिर व्हाइट बियर्ड के पास कौन सा डेविल फ्रूट पावर है? आई होप तुम सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही सब्सक्राइब भी कर ही लेना, कहीं तुम इसके नेक्स्ट पार्ट को मिस ना कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।